डियर्स, आज हम लोग ICSE क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है बैंकिंग अर्थमेटिक में, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से 3 से लेके 7 नंबर तक का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पहले तो एक चैप्टर एक एक्सरसाइज में और हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ा सा कंसाइज किया है, लेकिन फिर भी बहुत आसान और अच्छा मार्क्स देने वाला ये चैप्टर है, एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान है। जैसा कि टॉपिक है बैंकिंग, निश्चित रूप से समझ रहे होंगे कि बैंक के बारे में कुछ समझना है, हम लोग को जानना है। सबसे पहले तो सवाल बनाना शुरू करें या कॉन्सेप्ट समझें, उसके पहले थोड़ा बहुत बैंक के बारे में जान लेते हैं। बैंक होता क्या, व्हाट इज बैंक? तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि अगर कोई डिपॉजिटर है जिसके पास कुछ पैसा है और वो जमा करना चाहता है सिक्योरिटी पर्पज से, सेफ्टी पर्पज से या कुछ अर्निंग पर्पज से, तो वो जमा कर सकता है। और जिनको पैसे की ज़रूरत है वो कुछ टर्म्स के हिसाब से अपने लिए रिक्वायर्ड अमाउंट लेके और कुछ अपने काम में उसको लगा सकते हैं, यानी लोन ले सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि डिपॉजिटर और लेंडर दोनों के बीच एक काम करता है। डिपॉजिटर के पैसे को अपने पास रखता है और उस पैसे को लेंडर को देता है, और उससे जो इंटरेस्ट अर्न करता है डिपॉजिटर को उसका कुछ पार्ट इंटरेस्ट के रूप में देता है। और इस तरह से बैंक जो है एक बीच का इंटरमीडिएट का काम करता है, राइट। शुरुआत में अगर देखा जाए तो शुरुआत में भारत में बैंक की जो स्थापना हुई, शुरुआत जो हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में हुआ 1806 में। 1806 में सबसे पहला जो बैंक हुआ वो था बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल ये आपके चैप्टर के हिसाब से नहीं है, बस जनरल नॉलेज के रूप में देख सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी स्थापना की थी और इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन ईयर 1806, 1806 में। उसके बाद बहुत दिनों तक कोई बैंक नया नहीं आया। फिर जो बैंक आया वो था बैंक ऑफ बॉम्बे, अभी जिसको हम मुंबई के नाम से जानते हैं, उस समय ये बॉम्बे हुआ करता था। एंड दैट वाज इन ईयर 1840। ओके, फिर धीरे धीरे समय बढ़ा और उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास आया, अभी जो चेन्नई है उस समय मद्रास के नाम से जाना जाता था, और ये था 1843। ओके, फिर बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा, 3 बैंकों के साथ काम चलता रहा। बाद में एक बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, और ये इस्टेब्लिश हुआ 1921। और एक्चुअली ये कोई अलग बैंक था नहीं, बल्कि यही जो 3 बैंक थे, इन 3 बैंकों को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया और उसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1921। ओके, आफ्टर दैट करेंट सेंट्रल बैंक, अपना जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, एस्टैब्लिश किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आया 1935। ये बैंक बनाया गया जो मॉनिटरिंग, बाकी बैंकों की मॉनिटरिंग करना और इकोनॉमिक से रिलेटेड कुछ लॉज वगैरह बनाना, एस्टैब्लिश करना, और उनकी बाकी बैंकों पर देखभाल करने की जिम्मेवारी इसको बाद में सौंप दी गई और इसको सेंट्रल बैंक बना दिया गया। पूरे बैंकों का बैंक ऑफ द बैंक्स कहा जाता है इसे। और फिर उसके बाद 1955, 1 जुलाई 1955 को जो अभी हम लोग बैंक जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दिस वाज इन ईयर 1955। ओके, फिर ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये कोई अलग बैंक नहीं था,
एक्चुअली ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इसी को इसमें मर्ज कर दिया गया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया समाप्त हो गया और वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया। फिर बाद में धीरे धीरे बहुत सारे बैंक आए, लेकिन जो पहला पब्लिक सेक्टर का बैंक इंडिया में आया वो था हमारा इलाहाबाद बैंक। ये बैंक पहला प्राइवेट सेक्टर का बैंक था। तो इस तरह से उसके बाद फिर हमारे जो बैंक्स अभी हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे बैंक्स आए और उनके काम सबके लगभग एक जैसे रहे। एक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका काम बैंकों की मॉनिटरिंग भी उसका काम हो गया, लेकिन बाकी सब बैंकों का काम एक तरह का रहा। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत हिस्ट्री से हम लोग कह सकते हैं कि बैंकों की हिस्ट्री है जो जाना चाहिए। ऐसे रिक्वायर्ड नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके सिलेबस के हिसाब से। ओके, शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बैंक की स्थापना की थी वो जनरलाइज नहीं था, आम लोगों के लिए नहीं था। ये बैंक सिर्फ और सिर्फ इसके ब्रांचेज वहीं होते थे जहां पर कि कोई कमर्शियल साइट होता था, यानी जहां कोई बड़ा इंडस्ट्री हुआ करता था, जहां बड़े ट्रांजैक्शन होते थे। यानी ये खास करके इंडस्ट्रीज के लिए ही बैंक बनाए गए थे। किसी कोई बड़ा इंडस्ट्री का जो पैसा है, रोज का जो इनकम है, वो बैंक में जमा करना, और साथ ही साथ अगर कोई नया इंडस्ट्री खोलना है उसके लिए जो पैसे की ज़रूरत है उसके लिए लोन मुहैया कराना, यही काम कर गया था। लेकिन बाद में इसको पब्लिक कर दिया गया। कब से पब्लिक किया गया इसकी कोई खास जानकारी नहीं है, पब्लिक किया गया। तो शुरुआत में तो बैंक का पर्पस बस यही था, डिपॉजिटर का पैसा को डिपॉजिट सेव करना, उस पर कुछ इंटरेस्ट उनको देना, और लेंडर्स को जिनको लोन की ज़रूरत होती थी उनको पैसे मुहैया कराना कुछ इंटरेस्ट देके। और इस तरह से इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता था, बैंक का डेवलपमेंट होता था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। बाद में इसके बैंक के और भी बहुत सारे काम तय कर दिए गए। और जैसे आज का जो बैंक है, इसमें पैसे का मुख्य जो बैंक का पर्पस है वो तो जो पहले से था वो है ही, उसके अलावा जो हो गया वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। शुरुआत के दिनों में जब कोई व्यापारी कुछ बड़ा सामान खरीदने जाता था तो पैसे कैश साथ लेके जाता था, और रास्ते में डकैत या बाकी उस तरह से बैड एलिमेंट्स उससे छीन लेते थे, और इस तरह से पैसा भी जाता था, उसका आगे का जो प्लानिंग होता था वो चौपट हो जाता था। तो एक बड़ा हमारे पास ज़रूरत है एक ऐसा सिस्टम का जो कि हमारे पैसे को सेफली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सके। तो आज के डेट में जो बैंक्स हैं ये काम बखूबी कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के भाई बहन बाहर पढ़ते होंगे या बाहर जाते होंगे, तो पैसा लेकर उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह जमा हो गया, आप ATM कार्ड से जहाँ चाहे वहाँ निकाल सकते हैं। तो ये जो उनका ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांजैक्शंस है, इसको बहुत ही आसान किया है। तो बैंक का मुख्य पर्पस ये है। हम लोग को विशेष चर्चा इस पर नहीं करना है, हम लोग को आगे देखना है कैसे कैसे अकाउंट्स हैं इसमें। मुख्य रूप से बैंक में जो डिपॉजिट अकाउंट्स हैं ये 4 तरह के होते हैं। डिपॉजिट अकाउंट्स, ऐसे लोन अकाउंट्स में होता है, डीमैट अकाउंट शेयर खरीद बिक्री का काम इसके थ्रू हो सकता है। तो जो डिपॉजिट्स अकाउंट है ये डिपॉजिट अकाउंट 4 तरह के हैं। पहला ये है करेंट अकाउंट, करेंट सेविंग, करेंट अकाउंट। दूसरा जो है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। तीसरा जो है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। और चौथा जो है ये रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ओके, हम लोग को पहले आपके ये सेविंग भी पढ़ना होता था और रेकरिंग भी पढ़ना होता था, लेकिन अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ही पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि जानते हैं कि शुरुआत में सिर्फ बैंक का पर्पस डिपॉजिटर का पैसा रखना और लेंडर को देना होता था, लेकिन बाद में बैंक से आम लोगों को जोड़ने की जरूरत महसूस हुई। उससे 2 फायदा था। एक तो कि जो छोटे मोटे कमाने वाले जो लोग थे उन लोगों का भी पैसा बैंक में सेफ हो, और साथ ही साथ उन्हें भी कुछ इंटरेस्ट प्राप्त हो। क्योंकि होता क्या है कि जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग होते हैं
छोटे छोटे व्यवसायी या डेली बेसिस से वो काम करते हैं, एक साथ हमें पैसा सेव कर लें और जाके बैंक में जमा कराएं, पढ़े लिखे भी कम होते थे तो उनके लिए मुश्किल लगता था, इसलिए वो अपना पैसा अपने पास रखते थे। और कभी कभी ऐसा ट्रेजेडी होता था कि मान लीजिए झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, बचा उचा के कुछ पैसा रखा हो, गर्मी वगैरह में आग लग गई तो पूरा का पूरा कैसे जल जाता था, उनका पूरा पैसा बर्बाद हो जाता था, साथ ही साथ उनके आगे की फ्यूचर उसके साथ जुड़ा होता था, वो भी गड़बड़ होता था। तो उसके लिए हुआ कि भाई वो लोग अपना पैसा क्यों नहीं बैंक में रखते, वो लोग भी अगर बैंक में रखेंगे तो उनका भी फायदा है। तो होता ये था कि अब छोटा सा अमाउंट, मान लीजिए 10 रुपये 20 रुपये का रोज जिसका बचत है वो 20 रुपये जमा कराने तो नहीं आएगा, तो उसके लिए बैंक ने एक स्कीम दिया था, वो था रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता था, कुछ बैंक्स ने अपने एजेंट बाहर किए कि भाई आप जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं, सब्जी बेचता है, पान का दुकान है, या और जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं, वो लोग एक साथ तो पैसा इतना जमा नहीं कराते कि करते कि वो जाके बैंक में जमा करें, तो वो एजेंट का काम होता था कि वो उनके पास जाए और वहीं उनको समझाए इसके लिए कि भाई अगर आप 2 रुपये रोज बचाते हो, 5 रुपये रोज बचाते हो या 50 रुपये रोज बचाते हो, आप वो पैसा वहीं पे उनको एक बार अकाउंट खोल दिया जाता था और एजेंट उनके पास वहीं पासबुक पे उनका एंट्री कर देता था और उनसे वो 2-5 रुपये जो भी होता था, एक खास वैल्यू होता था, उसको जमा कर लेता था और फिर ले जाकर बैंक में जमा कर देता था। और इस तरह से साल दर साल करके, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी ये रिकरिंग डिपॉजिट डे बाय डे भी था, वीक वाइज भी था, मंथ वाइज भी था, जिसको जैसा अच्छा लगता था करता था। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 10 रुपये रोज का अकाउंट खुलाता है, अब एजेंट आएगा हर एक दिन 10-10 रुपये लेगा, तो इस तरह से उसको साल भर में कितने हो जाएंगे, 3650 रुपये। तो ऐसे अगर वो 10-10 रुपये जमा करता तो होता भी नहीं, रिस्क भी था, उस पर इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन वो 10-10 रुपये अगर बैंक में जमा डेली कराता है तो साल भर में 3650 रुपये तो उसके खुद के जमा हो जाते हैं और फिर बैंक जो इंटरेस्ट देगी वाला है। तो ये जो रिकरिंग डिपॉजिट जब से हुआ तब से देखा गया कि बैंक में जो पैसे का आना जाना था, जो ट्रांजैक्शंस था बैंक का, वो काफ़ी तेजी से बढ़ा। आम लोग बैंक से जुड़ने लग गए और इस तरह से हम कह सकते हैं कि घर घर के लोग लगभग इस सिस्टम के कारण बैंक से जुड़े, जितने भी खास करके छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोग थे वो लोग भी जुड़ गए और बैंक का ट्रांजैक्शन बढ़ा और इस तरह से बैंक लोगों में लोन ज़्यादा देने लगा और इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट ज़्यादा तेजी से हुआ। तो ये काफ़ी ही फ्रूटफुल रहा। अब हम लोग को देखना है कि इस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में हम लोग इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। और ये रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में और कौन कौन से टर्म हमको जानने हैं, तो शुरू करते हैं। यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है। इस स्कीम में हम लोग को पढ़ना है सिर्फ मंथली डिपॉजिट, मंथ बाई मंथ। जैसे मान लीजिए कि कोई इन्वेस्टर जो है वो उसने एक स्कीम बैंक के हिसाब से वो तय करना रहता है। बैंक बोलता है कि भाई 100 रुपये या उसके मल्टीपल में या 10 रुपये के मल्टीपल में, या बैंक तय कर रखा होता है कि आपको इतना पर डे जमा करना होगा, इतना मंथली जमा करना होगा। हम लोग को मंथली पढ़ना है इसलिए हम लोग सिर्फ मंथली देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई डिपॉजिटर जो है वो 100 रुपये पर मंथ का एक अकाउंट खोलता है, 100 रुपये पर मंथ का एक अकाउंट खोलता है। अब बैंक ये जो रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम होता है इसमें मैच्योरिटी पीरियड होता है, लॉकिंग पीरियड भी जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी पीरियड या लॉकिंग पीरियड। लॉकिंग पीरियड देखिए, ये वह पीरियड होता है, वह टाइम होता है, वो ड्यूरेशन होता है जिसके लिए कि आप बैंक में जो पैसा जमा कर रहे होते हैं उतने दिनों तक वो बैंक में रहता है। इसमें लिक्विडिटी नहीं होती। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जब चाहे हम पैसा जमा कराएं, जब चाहे तो पैसा निकाल लें। जैसे करेंट अकाउंट में लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होता है। करेंट अकाउंट बिजनेसमैन लोगों के लिए होता है। मान लीजिए कोई पेट्रोल पंप है, हर दिन का ट्रांजेक्शन लाख रुपये का है, तो वो बैंक में जाएगा, दोपहर में जमा करा देगा, शाम में जमा करा देगा, दिन भर में 4 बार 5 बार जब चाहे वो जमा करा सकता है, जब चाहे निकाल सकता है। तो ये लिक्विडिटी का मतलब ये होता है। तो करेंट जो डिपॉजिट अकाउंट है उसका लिक्विडिटी मैक्सिमम है। सेविंग अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट जिसकी चर्चा हम पहले कर रहे थे, उसमें भी लिक्विडिटी होती, उतनी नहीं होती। आप हर दिन में 2 बार जमा कराओगे, 2 बार निकालोगे, ऐसा नहीं होगा, फिर उस पर टैक्स करना शुरू हो जाएगा। तो उसमें था कि हफ्ते 10 दिन में आप एक बार जमा करा लो, जरूरत पड़ने पर उसमें से निकाल लो, तो लिक्विडिटी होती थी। लेकिन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट वो भी एक खास टर्म के लिए होता था। और ये जो होता है, और ये जो रिकरिंग है, ये अकाउंट भी एक खास टर्म के लिए लॉक होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है किसी बैंक ने बताया
और वो बोला गया कि 5 इयर्स के लिए इसकी लॉकिंग पीरियड है, यानी 5 साल के पहले आप अपने जमा कराए हुए पैसा नहीं निकाल सकते। विशेष केस में अगर निकालना होगा तो बैंक अपने कुछ टर्म एंड कंडीशन रखती है और तब निकाल सकते हैं, आपको इंटरेस्ट उसमें कम हो जाएगा और सारा कुछ वो उसके टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से होगा। तो इन जनरल रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में एक खास पीरियड के लिए बैंक में आपको पैसा जमा करना रखना पड़ता है और उतने पीरियड तक आपको जो भी कंडीशन है, मंथली है, वीकली है, पर डे है, आपको उतने दिनों तक वो जमा कराना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट जो आपने उसमें डिपॉजिट स्कीम में ले रखा है, राइट। तो ये हो गया लॉकिंग पीरियड। अब उसके बाद है मैच्योरिटी वैल्यू। समझ रहे होंगे मैच्योरिटी वैल्यू क्या है? तो मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब है एक तरह का अमाउंट। आप जो पैसा बैंक में जमा कराओगे वो पैसा वापस भी तो लोगे, तो जब इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस लेते हो तो उसी अमाउंट को हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू, यानी अमाउंट है, अमाउंट जो आप बैंक से वापस लेते हो अपना जमा कराए हुए पैसे में बैंक जो इंटरेस्ट देते हैं, दोनों को मिलाकर जो आप निकालते हो, यानी लॉकिंग पीरियड के बाद जो पैसा आप लोगे और अकाउंट क्लोज हो जाएगा, उस समय जो अमाउंट आप प्राप्त करते हो उसको बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। उसके बाद है इंटरेस्ट। आप समझ रहे हो, बैंक में जो पैसा आप जमा करते हो उससे एक्स्ट्रा पैसा जो आपको बैंक देती है, आप जो अर्न करते हो उसमें, वो क्या कहलाता है? इंटरेस्ट, राइट। तो इन सब टर्म से वाकिफ होइए। एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि यहाँ जो आपको इंटरेस्ट मिलता है रिकरिंग स्कीम में, वो इंटरेस्ट होता है सिंपल। ये कौन सा इंटरेस्ट होता है? सिंपल, सिंपल इंटरेस्ट, राइट। बहुत ही आसान है, पहले आप पढ़ चुके हो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, उसी पे ये सारा कुछ बेस्ट है। तो देखते हैं, समझते हैं आगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम लेते हैं आप किसी बैंक में, जिसका लॉकिंग पीरियड जो है, या जिसको मैच्योरिटी पीरियड बोलेंगे, मैच्योरिटी पीरियड जो है ये मान लीजिए 5 इयर्स का, राइट। और या इसको हम कह सकते हैं 60 मंथ्स। प्रिंसिपल पर मंथ जो है, प्रिंसिपल पर मंथ, इंस्टॉलमेंट पर मंथ इसको कह सकते हैं। ये मान लीजिए है 100 रुपये का, रुपये 100, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है 10% पर एनम। हमको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो देखें वेरिएबल के रूप में जो टाइम होगा इसको हम लोग मंथ में लेंगे, यानी कि 5 इयर्स को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 60 मंथ्स। इसको वेरिएबल के रूप में हम एन से नोट कर देते हैं। मान लीजिए ये है ₹100, इसको हम लोग P से डिनोट करेंगे, प्रिंसिपल पर मंथ। किसे डिनोट करेंगे? P से। और यहाँ जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम लोग डिनोट करते हैं R% पर एनम, ठीक है। हम पहले से जानते हैं कि यहाँ जो इंटरेस्ट का रेट होगा वो कैसा होगा? सिंपल इंटरेस्ट, यानी I इक्वल टू जो फॉर्मूला लगने वाला है, कौन सा लगने वाला है सिंपल इंटरेस्ट के लिए? PR/100। सो सिंपल, यही फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि मान लीजिए आप रिकरिंग डिपॉजिट में 100 रुपये पर मंथ जमा करते हैं। इसका मतलब सपोज कीजिए कि आप जनवरी 2020 में आपने एक अकाउंट खोला है जिसमें आपको जमा करना है, रिकरिंग डिपॉजिट है ₹100। तो जाहिर है फिर फरवरी में भी आप जमा करेंगे, तो फरवरी 20 में भी आप जमा करेंगे ₹100, और इस तरह से मार्च में, और फिर उसके बाद दिसंबर 20 चलता है। मान लेते हैं दिसंबर 20 आप जमा किए ₹100, फिर से इसी तरह से जनवरी 21 आ जाएगा, और इस तरह से चलता चलता आपका 5 साल पूरा होगा दिसंबर 2024, और तब यहाँ भी आप जमा करेंगे ₹100 और यहाँ भी जमा करेंगे
हिस्सा। क्लियर है? क्लियर है? देखिए, आपका 60 महीने का मैच्योरिटी पीरियड था, यानी 60 महीने आपको ये जो सम है वो हर महीने आपको जमा करना होगा बैंक में, इसके टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से। और इस पर बैंक आपको इंटरेस्ट देगी 10%, जैसा कि यहाँ दिया है 10% पर एनम। तो कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट कैसे करेंगे, आप बताएं। ये जो जनवरी 20 में आपने जमा किया, कितने दिनों तक ये बैंक में पैसा रहा होगा? अगर मैच्योरिटी पीरियड 5 इयर्स का है, यानी नंबर ऑफ मंथ कितना है 60, जाहिर है कि 5 साल के बाद ही पैसा निकाल रहे हैं, यानी यह पैसा जो है आपने 60 महीने तक बैंक में छोड़ा है, तो बैंक इंटरेस्ट कितने दिनों के लिए देगा? 60 मंथ के लिए। अब इंटरेस्ट इसका निकालते हैं। इंटरेस्ट फर्स्ट पहले मंथ का, ये बराबर क्या हो जाएगा भाई? 100p इंटू आर। आर कितना है आपका? 10% पर एनम, तो ये हो गया 10% पर एनम, 10% पर एनम इंटू कितने महीने तक जमा किया? 60 मंथ तक के लिए छोड़ा इसको, यानी यहाँ टाइम आपका है 60 मंथ्स। ये लिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, और ये ले रहे मंथ्स में, यानी इसको भी एनम बनाना पड़ेगा। कितना से डिवाइड करना पड़ेगा? 12 से। यानी पहले महीने में जो आपने जमा किया था वो ये था, उस पर इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट जो है इतना आना चाहिए। ओके, फिर आपने फरवरी 2020 में भी जमा किया, जाहिर इस पैसे में भी इंटरेस्ट आएगा। अब आप बताओ कि इस पर इंटरेस्ट बैंक कितना देती है, कैलकुलेट करेगी, क्योंकि ये पैसा आपका 60 महीने के बाद निकला था, तो सारे पैसे तो आप उसी समय दिसंबर 24 के बाद, 2024 दिसंबर के बाद सारे पैसे एक साथ मिल रहे हैं। मतलब कि अगर ये 7 महीने के लिए बैंक में था, तो ये कितने दिनों के लिए रहा? 59, यानी 59 मंथ्स के लिए। यानी इस पर जो बैंक आपको इंटरेस्ट लेने जा रही है वो 59 मंथ्स के लिए दे रही है। कैसे कैलकुलेट करें? इसको कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल हो गया 100 और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है, और यहाँ इस बार मंथ आपका हो गया 59 बाई, ये टाइम हो गया 59 बाई 12। सिमिलरली अगर आप I3 निकालेंगे तो I3 में क्या करेंगे आप? ये आप मार्च 2020 में जो आपने किया है, ये 60 मंथ्स के लिए बैंक में रहा, ये 59 मंथ्स के लिए रहा, तो अब जो तीसरे महीने में आप जमा करेंगे वो कितने दिनों के लिए रहेगा? 58 मंथ्स के लिए ना। तो इस पे बैंक आपको पैसा देगी, इंटरेस्ट देगी 58 मंथ्स के लिए। कैसे निकाले फिर? 100 जो हमारा प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स 10/100, और रहा कितने दिन के लिए पैसा? 58 मंथ्स ओनली। सो बैंक आपको देने वाली है इतना टाइम के लिए। इसी तरह से जो पैसा जमा करते जा रहे हैं उस पर ये इंटरेस्ट मिलता जाएगा, और फाइनली ये जो 60वां इंस्टॉलमेंट आपने जमा किया I60, इस पर बैंक कितने दिनों के लिए देगी? जो आप दिसंबर में ही जमा किया है, मान लीजिए 1 दिसंबर को जमा किया है और 31 दिसंबर को आपको अकाउंट क्लोज करना है, क्योंकि आपका शुरू से 60 मंथ्स पूरा हो चुका है, ये तो 1 महीने के लिए बैंक में रहा ना। तो इस पर इंटरेस्ट आपको मिलेगा 100 इंटू 10/100 इंटू 1 महीने के लिए है तो 1, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट एनम में है, तो इसको क्या लेंगे? मंथ में। मतलब ये मंथ में था, 1 मंथ था, तो उसको मैंने ईयर बना दिया, 1/12 हो गया। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि इस तरह से हमारा इंटरेस्ट सारा कैलकुलेट होता चला आएगा। इस तरह से इंटरेस्ट हमारा चला आएगा। हमको तो टोटल इंटरेस्ट चाहिए, तो टोटल यानी सम टोटल ऑफ दिस इंटरेस्ट। तो सम टोटल ऑफ दिस इंटरेस्ट अगर हम उसको I से डिनोट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? I = I1 जो पहले साथ लिए था, पहले मंथ के लिए था, I2 प्लस I60, यही लिखेंगे ना। बस जोड़ दीजिए, हो गया खत्म। कैसे जोड़े भाई? इसको कैलकुलेट करें, फिर इसको कैलकुलेट करें, इसको, तब तो हो गया परीक्षा। हाँ, तो देखो आप क्या देख रहे हो, सब में क्या पार्ट कॉमन है? कुछ पार्ट कॉमन है क्या? ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, और ये कॉमन है क्या? 1/12। देखो तो 1/12 तो कॉमन पार्ट को एक जगह रख लेते हैं, सब प्लस करेंगे तो कॉमन पार्ट को हम एक साथ रख लें, ये बराबर हो जाएगा कितना? 100 कॉमन है तो 100 कॉमन कर लीजिए, 10/100 कॉमन है तो इसको भी कॉमन 10/100 रख लिए, और क्या कॉमन है? 1/12 भी कॉमन है तो इसको भी कॉमन रख लीजिए। ओके, जब ये कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बच जाएगा? सिर्फ 60। तो भाई इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, ये आ गया 60 प्लस यहाँ से क्या बचने वाला है? 59, तो इसको रख लेते हैं 59
प्लस यहाँ से क्या बचने वाला है 58, तो इसको रख लेते हैं 58 एंड सो करके कहाँ तक जाएंगे भैया। कुल मिला के अगर इसको मैं कैलकुलेट कर दूं तो अपना काम तो हो गया। तो देखो ये तो सिंपल सा पार्ट है, मेन जो वर्क है हमारा यही है, कौन सा 60 से लेके 1 तक को जोड़ना या 1 से लेके 60 तक को जोड़ना। एक एक करके जोड़ेंगे तो मुश्किल होगी, लेकिन एक बाद में हम जब एपी पढ़ेंगे तो उस फॉर्मूला को बेहतर तरीके से समझेंगे, डेरिवेशन भी करेंगे। ऐसे शॉर्टली डिराइव यहाँ कर सकते हैं। तो इसको यहाँ छोड़ते हैं और आगे चलते हैं इसको जोड़ने वाले पार्ट में, ठीक है। इधर भी आता हूँ, मान लीजिए कि आपको 5 तक होना है, तो यहां तक 1 + 2 + 3 + 4 + 5 लिख दिए और इसके सम को हम सपोज कर लेते हैं इस। अब क्या करें, इसको रिवर्स करके थोड़ा लिखिए तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1। जाहिर है 1 से लेके 5 तक का सम अगर ऐसे है तो 5 से लेके 1 तक का सम में क्या होगा सर, उल्टा एस हो जाएगा, उल्टा एस लिख देते हैं, ठीक है। ओके, टोटल सम कीजिए तो एस और एस जोड़ेंगे क्या आएगा 2s इक्वल टू 1 + 5 6, 2 + 4 6, 3 + 3 6 plus 5 + 1 is 6. What do you get? You get 2s equal to 6 + 6 + 6 + 6 6. How many times? As much here. You have added 1 to 5, so you get 6 5 times. Now 6 + 6 + 6 5 times can be written as 6 × 5, isn't it? Yes, and so s equal to 6 × 5/2. ओके, तो भाई ये माने किसको थे हम 1 से लेके 5 के सम को, तो उसको निकालने के लिए किए क्या, निकालने के लिए किए कि 5 तक जोड़े तो ये आ गया 6, हम लोग जोड़ रहे थे 5 तक तो ये कितना आ रहा है 6 और इनटू जितना टाइम्स जोड़े 5 और बाई क्या 2, ये तो खुद से मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 से लेके और n तक जोड़ते हैं तो अगर 5 तक जोड़ना था तो यहाँ कितना आ रहा है 5 + 1, तो n तक जोड़ते तो कितना आता n + 1, और 5 टाइम 5 तक जोड़ना था तो यहाँ कितना लिखे 5, तो यहाँ अगर n तक जोड़ना होगा तो कितना लिखना पड़ेगा n डिवाइडेड बाई कितना 2, यानी सम इक्वल टू हो गया n × n + 1/2। मतलब ये कि अगर नेचुरल नंबर को 1 से शुरू करके और जहां तक जोड़ना होगा n तक जोड़ना होगा लगातार नेचुरल नंबर्स को, तो उस स्थिति में हम उसको उसके सम का एक फॉर्मूला के रूप में यूज कर सकते हैं, s = n × n + 1/2। राइट, कहां से कहां तक 1 से लेके और n तक के नेचुरल नंबर का सम हो गया, ये समझ में आ रहा है। यानी इसको फॉर्मूला के रूप में लिख लेंगे, इसको मैं मिटाता हूं, फॉर्मूला के रूप में चाहे तो लिख सकते हैं कि अगर हम सम ऑफ नेचुरल नंबर कर रहे हो और n तक के नेचुरल नंबर को जोड़ना है जहां i से 1 से स्टार्ट करना है, तो ये बराबर हो जाएगा n तक जोड़ना है तो n × n + 1 और बाई 2। ये कुछ नहीं, एक रिप्रेजेंटेशन है जो ये सम को डिनोट कर रहा है। किसका सम कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स का, कहां तक कर रहे हैं n तक, शुरुआत कहां से करना है 1 से। तो इस तरीके से उसका जो फॉर्मूला हुआ वो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बड़ा सिंपल है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको 10 तक जोड़ना है, 1 से लेकर 10 तक जोड़ना है, राइट, यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर n = हमको 10 ले लेना है और स्टार्टिंग कहाँ से रखना है 1 से, तो ये बराबर क्या होना है भाई n, तो ये मेरा कितना है 10 और n + 1 कितना हो जाएगा 11 बाई कितना 2, क्या हो जाएगा 55, हो गया सम, isn't it? तो ये इसको आप नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, और इसके आधार पर अब चूंकि हमको यहाँ 1 से 60 तक जोड़ना है, बिल्कुल वही जो आप समझ रहे हैं,
100 इंटू 10/100 इंटू 60, 1 to 60 यानी n इक्वल टू 60 इंटू 60 प्लस 1, 61 अपॉन 2। ये तो इसका हो गया पार्ट, ठीक है। 1/12 कहाँ गया, गायब हो गया भैया। 1/12 ये वाला बचा हुआ था, यहीं पर कर देते हैं, इसको 1200 बना देता हो जाए। अब ये इसको कैलकुलेट करना कितना आसान है, आप कर सकते हैं, और इसको करके जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ आंसर देखें तो ये तो गया, ये तो गया। यहाँ से अगर इसको करें तो ये हो गया 30 और ये है 61, कितना हो जाएगा 183, 1830। दिस इज 10 इंटू 61 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 1830 अपॉन 12 डिवाइड कर दो, जो आएगा आंसर। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से इसमें रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो हर हाल में पर मंथ ही देना होगा, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया भी रहे कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड मंथली एंड सो, तो वहाँ उससे कुछ लेना देना है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है कि वो तो कहीं पर मंथ में नहीं दिया है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पर मंथ में हो गया तो फिर यहाँ पर बाय 12 करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि ऐसा आप लोग के बोर्ड में है नहीं, लेकिन अगर हो गया तो फिर क्या, जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा पर मंथ में आ जाएगा तो यहाँ तो मैं ऑलरेडी मंथली दे रहा था ना, तो जब इसको मैं मंथ में दूंगा तो फिर T/12 करने का कोई जरूरत नहीं है, रेट बनाने की जरूरत नहीं है, तो इस हिसाब से इसको चेंज कर लेंगे, सो सिंपल। तो फॉर्मूला को समझना जरूरी है और किसको कहाँ फिट करें, कौन सा वेरिएबल में कौन सा वैल्यू फिट करें, जानना जरूरी है। रिपीट कर देते हैं, पर मंथ जो आप इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं, पर मंथ जो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, उसको हम लोग वेरिएबल P में रखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक देगी पर एनम, उसको हम लोग 8% से दिखाएंगे, और जितने पीरियड जो भी होगा उसमें जो मंथ होगा उसको हम लोग पहले हम पीरियड को मंथ बनाएंगे, इसलिए कि हम लोग को मंथली ही पढ़ना है। तो जो भी टाइम दिया है टाइम को हम लोग इन, यहाँ इन क्या होगा मंथ्स में होगा, राइट। तो ये हो गया, और उसके बाद इंटरेस्ट और इंटरेस्ट होता है आई। सो दिस इज ओके। मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के पहले इसको हम लोग फार्मूला के रूप में पहले देख लें, भूल गए थे। तो भाई आप जो प्रिंसिपल आपका था 100 प्रिंसिपल पर मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, ये ₹100 प्रिंसिपल पर मंथ, ये ध्यान रखना है 10% पर एनम। और एन जो था यहाँ पर आपका कितना था 60। तो इसके लिए जो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट किए थे वो क्या आया था, वो आया था 100 इंटू 10/1200 इंटू 60 इंटू 61 यानी +1/2। दिस इज, अब इसी को फॉर्मूला का रूप में देते हैं, हमारा लिख लेते हैं 100 क्या था डिवाइडेड बाई P, सो I इक्वल टू P इंटू 10/100 क्या था R% था, यानी कि इसको हम लिख लेंगे R% के रूप में लिखेंगे, तो R/100 लिखना होगा, तो दिस में भी रिटर्न है 100। और चूंकि पर मंथ ही लेना है तो फॉर्मूला के रूप में इसको आप जो लिख रहे हैं ये 12, तो इंटू 1/12 आप लिख सकते हैं, अदरवाइज R/1200 भी लिख सकते हैं, जैसे इच्छा 1/12, और इंटू यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स को किससे डिनोट कर रहे हैं, n से। सो दिस इज n एंड दिस इज n + 1, 60 + 1, सो दिस इज n इंटू n + 1 और बाय। अब कुछ विद्वान लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई इसी फॉर्म में लिखना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसको ऐसे लिख लिया जाए PRN + 1 बाय 12 इंटू 2 2400, तो क्या खराबी है, कुछ नहीं। हाँ, ध्यान ये रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर एनम है, अगर ये पर मंथ होगा तो ये 12 नजर नहीं आएगा। वन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला तब काम करेगा व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन R% पर एनम, तब ये हो गया रिकरिंग डिपॉजिट के लिए मिलने वाला इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ओके, अब इसमें आप
जो सही वेरिएबल जो जहाँ है उसको फिट कर देंगे। प्रिंसिपल समझ गए किसको कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है समझ रहे हैं, एन क्या है समझ रहे हैं, बस फिट करना है, कैलकुलेट करना है, इसको सिंपल। हम लोग देखते हैं अब मैच्योरिटी वेरिएबल, हम लोग अब देखेंगे मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है भाई, पहले जान चुके हैं, अमाउंट है एक तरह का ना, एक तरह का अमाउंट ही है। तो मैच्योरिटी वैल्यू हम यहाँ इसको एम बी से डिनोट कर रहे हैं, हालांकि एम बी का बहुत सारा चीज़ हो जाता है, मार्केट वैल्यू भी होता है, इसलिए एम बी आप समझिए यहाँ मैं मैच्योरिटी वैल्यू लिख रहा हूँ, यानी अमाउंट लिख रहा हूँ। तो अमाउंट इक्वल टू क्या है, आपका प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट व्हाटएवर अमाउंट, यही होता है। अब भाई देखिए प्रिंसिपल क्या है आपका, यहाँ 100 रुपी पर मंथ जमा कर रहे थे तो प्रिंसिपल कितना था 100 नहीं, वो तो पर मंथ का आपका डिपॉजिट था। आपने 60 मंथ्स के लिए जमा किए थे, 100 60 टाइम्स जमा करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 60 × 100। अगर ये मान लीजिए 4 साल का लॉकिंग पीरियड होता तो कितना हो जाता 48 × 100, 48 मंथ्स। तो कहने का मतलब अगर इसको n टाइम्स के लिए जमा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा n × 100, यानी अगर 100 की जगह p ले हैं तो कुल मिला के आप जमा कितना कर रहे हैं टाइम में, n × p, n × p, ये आपका एक्चुअल प्रिंसिपल है, ठीक है। तो यहाँ तो टोटल प्रिंसिपल आप जो जमा करेंगे बैंक उतना तो देगा ना, तो ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मंथ्स इनटू प्रिंसिपल पर मंथ एनपी प्लस इंटरेस्ट। अभी ये भी फॉर्मूला पड़ेगा, क्या करें भाई, p × r × n × n+1 बाय कुल मिला के 2400। पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े, अब जोड़ दो ना, यहाँ NP यहाँ ये है कॉमन ले लेते हैं, NP इज कॉमन, फ्रॉम ये डिडक्ट 1 प्लस r इनटू n+1, इसको भी ब्रैकेट समझो भाई, बाय कितना 2400। This is NP is taken common, so from here we get 1 plus this is taken common, so r × n+1 divided by 2400. This is the formula for what? For maturity value. For maturity value. इसको फॉर्मूला के रूप में घोट जाएंगे, मगअप कर जाएंगे, रट जाएंगे, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, सो समझ लीजिए एक्चुअली ये हो क्या रहा है, राइट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला जान गए तो मैच्योरिटी वैल्यू के फॉर्मूला में कौन सा बड़ा ये बात है कि अब जो क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन में इसमें जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है, मैच्योरिटी वैल्यू के लिए कोई वेरिएबल अगर साइन करते हैं तो एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल है इस फॉर्मूला में। इसमें से कोई तीन तो दिया ही रहेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जस्ट लुक फॉर दैट, उसको आप देख लेंगे क्या, और जिस वेरिएबल पे जहां जो फिट होने लायक कर दीजिए, मैनिपुलेट कर दीजिए, हो गए, ठीक है। शुरुआत में हम लोगों ने बैंक के बारे में थोड़ी हिस्ट्री देखी, हो सकता है किसी को अटपटा लगे, वीडियो आगे बढ़ा के देख लीजिए, बाद में कहने का इसका तो कोई मतलब है, पहले कहना चाहिए था। ओके, अब आप चैप्टर बनाइए, फार्मूला कोई भी क्वेश्चन उठाइए, सबसे पहले पहचानने का कोशिश कीजिए कि उसमें प्रिंसिपल पर मंथ क्या है, एन क्या है, यानी कि कितने मंथ के लिए जमा किया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और दो फार्मूला है, रेडी कीजिए, खटाखट आंसर निकालिए। कुछ क्वेश्चंस जब आप जिस फार्मूला में टाइम निकालना हो, एन निकालना होगा, उसमें कहीं क्वाड्रेटिक में जाने के बाद आपको तोड़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो आप अगर वैसा कुछ पूछेंगे तो मैं बाद में उसके लिए कुछ ट्रिक्स बता दूंगा, वो भी इजी हो जाएगा, राइट। तो दैट्स ऑल एंड एनफ फॉर रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम फॉर योर एज पर योर रिक्वायरमेंट, राइट। आप लोगों को जितना चैप्टर में पूछा जाएगा वो इतना ही से पूछा जाएगा और इतना ही जानने की जरूरत है। तो कोशिश कीजिए, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे कोई चीज़ देखने सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब आप खुद करेंगे तो उसमें बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे और उसको शॉर्ट आउट करेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। आई थिंक आई विल एंजॉय विद दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।